मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चुनाव के विश्लेषण होगा। जो पिछले 4-5 एपिसोड में 3-4 एपिसोड में हमने देश के विभिन्न महत्वपूर्ण राज्यों का चर्चा किया है, और आज पूरे देश के सभी राज्य और सभी केंद्र शासित का संकलित विश्लेषण करेंगे। और आज फिर एक बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ पानीग्राही जी। पानीग्राही जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। और चर्चा शुरू करने के पहले मैं व्यूअर्स को आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और ये फ्री ऑफ कास्ट है सब्सक्राइब करना, इसमें कोई कास्ट नहीं लगता है, आप लोगों की तरफ से हमको समर्थन है। तो पानीग्राही साहब, शुरू करते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, और फिर उत्तर से दक्षिण होते होते पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे। तो इसमें शुरू में अपन उत्तर के जो 3-4 राज्यों को लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 सीट और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 1 सीट। टोटल दोनों एक राज्य था पहले, और टोटल सीट था 5। और वर्तमान में बीजेपी के 6 सीट, बीजेपी के 3 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 और पीडीपी के 1। तो मेरा अनुमान है कि जम्मू कश्मीर में जो 3 सीट अपनी पिछली 3 सीट थी, वो 3 सीट ही रहेगी। उसका कारण भी है कि जो 2 सीट है कश्मीर रीजन के 3 सीट, उसमें बीजेपी ने चुनाव लड़ा ही नहीं है। तो जम्मू रीजन के 2 सीट जो अपने माने बीजेपी पिछले चुनाव जीती थी, और लद्दाख की सीट, तो ये 3 सीट फिर बीजेपी की रहेगी। और 3 सीट में जो और क्षेत्रीय पार्टी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 सीट जीत सकती है और 2 क्षेत्रीय पार्टियां जीत सकती हैं। वहां से आ जाते हैं पानीग्राही जी हिमाचल में 4 सीट है, और पिछले दोनों चुनाव में 14 और 19 चारों में चारों सीट बीजेपी जीती है, और अभी फिर 4 सीट बीजेपी जीतेगी। वहां से अपन पंजाब को ले लेते हैं। पंजाब में पिछले चुनाव में बीजेपी मात्र 19 के चुनाव में 2 सीट जीती थी, कांग्रेस 8 सीट जीती थी, अकाली दल 2 सीट जीती थी, 1 सीट थी आम आदमी पार्टी के। तो पंजाब में बीजेपी के पक्ष में अभी माहौल है, मोदी जी के लोकप्रियता है, और इतिहास में पहली बार किसी सहयोगी दल के रूप में नहीं, स्वतंत्र पार्टी के रूप में पूरे सीटों में बीजेपी लड़ रही है। तो मेरा विश्लेषण है और आकलन है कि वहां से अपन बीजेपी को 7 सीट मिलेगी। तो इन तीनों राज्यों के बारे में आप अपना टिप्पणी करें, बताएं आपका क्या व्यू है। पटेल जी, आपके सारे दर्शकों को, सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। आज हम पूरे देश के विभिन्न प्रांतों की चर्चा करेंगे, और आपने शुरुआत कराया एक इंटरेस्टिंग प्रांत जम्मू कश्मीर से। लोग कहने लगे कि कश्मीर में भाजपा लड़ ही नहीं रही है। 3 सीट जो कश्मीर घाटी है उसको भाजपा छोड़ दी है। धारा 370 हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत नहीं किया। ऐसे कुछ नैरेटिव गढ़ के कुछ विरोधी लोगों का इस प्रकार की मजाक उड़ाते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसे वो समझ नहीं पाए हैं। मेरी जो राय है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन के दोनों सीट फिर जीतेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, जम्मू रीजन के दोनों सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। लद्दाख की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसमें भी कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम जो कश्मीर घाटी के 3 सीट छोड़े हैं, उसके पीछे जो हमारा रणनीति है, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ के एक
छोटे से राजनीतिक दल के रूप में वो वहां चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वहां भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, वो भी लड़ेगी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती मजबूत हो सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से रीजनल पार्टियों के लिए वो सीट छोड़ा है, उनको एक प्रकार के एनडीए का घटक ही माना जाए, और वो तीनों सीट जो रीजनल पार्टियां हैं वो जीतेंगी। उमर अब्दुल्ला चुनाव हारेंगे इस बार। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां लड़ती तो उमर अब्दुल्ला का सीट मजबूत हो सकता था। वोट मटने को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां के रीजनल पार्टियों को वो सीट दिया है। ये रणनीति का एक हिस्सा है। उमर अब्दुल्ला एकदम घोर, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला राष्ट्र विरोधी गतिविधि है उनका, इसलिए उनको हारना जरूरी है। इसलिए वहां हम राष्ट्र विरोधी ताकतों को हराने के लिए कुछ राष्ट्रवादी जो जब कश्मीर घाटी में पार्टियां हैं, उन पार्टियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सीट छोड़ा है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो 3 सीट तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और बाकी जो 3 सीट बचे, उस 3 सीट में से कम 2 सीट ऐसे हैं जो हमारे सहयोगी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के वोटर सहयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वहां की जो सिचुएशन है डायरेक्ट घोषित करके करने से नुकसान हो सकता था। इसलिए हमने रणनीति के तहत हमारे वोटर उनको सहयोग कर रहे हैं, और वो जीत कर आएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी में एनडीए के ही हिस्सा बनेंगे। और अगर वहां तीनों के तीनों जीत जाए क्षेत्रीय पार्टी, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, रणनीति का ये हिस्सा था। इसलिए वहां हम 3 का 3 तो भाजपा का रहेगा ही, और क्षेत्रीय दलों का एनडीए के रूप में बाद में विलय होगा, वो जुड़ेंगे, ऐसा वहां का रणनीति है। हिमाचल प्रदेश में कहीं कोई शंका न विरोधियों को है न समर्थकों को है। सारे लोग एक स्वर से कह रहे हैं कि चारों का चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और उसके कारण हमको दिखे हैं वहां आपस में जो लड़ाई है कांग्रेस की, वो भी कांग्रेस के सरकार के प्रति जो विरोधी भाव है वो भी, और विधानसभा में भी वोटों का जो प्रतिशत है वो देखें तो भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, सीट उनकी ज्यादा रही है, पर निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी चारों सीट जीत रही है, कोई रोक नहीं सकता। पंजाब बहुत ही रोचक विषय है पंजाब के बारे में चर्चा करना। लोग कहते हैं पंजाब में सुपड़ा साफ। हम उस दिन भी जो चर्चा की है बाकी प्रांतों का की है, पंजाब पे चर्चा करना भूल गए थे, या चर्चा नहीं कर पाए थे हम। कम चर्चा आज थोड़ा सा मैं पंजाब को आपको थोड़ा सा 2 मिनट समय लेके बात करूंगा इसमें। पंजाब में 6 सीट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और मैं उसका आपको कारण बता रहा हूं। एक है गुरदासपुर। गुरदासपुर में दिनेश सिंह बब्बू जी लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव, जो विद्यार्थी परिषद के समय से हैं। और गुरदासपुर में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी 19 में 50% से ऊपर वोट पाई थी। 50.52% वोट भारतीय जनता पार्टी का था गुरदासपुर में। 14 में भी हम 40% वोट पाए थे वहां। तो उस सीट में हारने का कोई प्रश्न ही नहीं है, और वही कैंडिडेट है दिनेश सिंह बब्बू, और वो उस सीट को निकालेंगे, इसमें किसी को शंका नहीं है। हर एनालिसिस वाला कहता है गुरदासपुर निकालेंगे। दूसरा आ जाइए आप होशियारपुर। होशियारपुर में अनिता सोम प्रकाश जी लड़ रहे हैं। सोम प्रकाश जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पत्नी, और वहां 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। 42% वोट पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को मिला था, और अभी 4 पार्टियां लड़ रही हैं वहां। आप लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, अकाली दल लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और केंद्रीय मंत्री की पत्नी है, एक प्रभाव है सोम प्रकाश जी का, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पटियाला सीट में परिणीत कौर लड़ रही हैं, जो मुख्यमंत्री जो थी अमरिंदर सिंह जी, उनकी पत्नी है, पटियाला की महारानी है, और कांग्रेस से आकर के यहाँ लड़ रही हैं वो। और अमरिंदर सिंह जी का जो प्रभाव है पटियाला में, उसको कोई उसके बारे में हम सब जानते हैं, उसको कोई शंका नहीं है किसी को कि अमरिंदर के प्रभाव के बारे में। और वहां भी चारों पार्टियां लड़ रही हैं, चारों के वोट डिवाइड हो रहे हैं। और अगर वहां कांग्रेस 45% वोट पाई थी पिछले बार, पर यही थी परिणीत कौर। अब परिणीत कौर अभी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही हैं, तो वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लुधियाना में कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो बेअंत सिंह जी के पोते थे, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे पिछले बार, और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे। बेअंत सिंह बोलने से कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जिनकी हत्या हुई, उनके पोते लड़ रहे हैं। इसलिए वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। वो कांग्रेस से आजकल बीजेपी में आ गए हैं। 2 बार वो जीते थे, 14 भी जीते वो,
19 भी जीते थे। इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और अच्छे मतों से उसको जीतेंगे। जालंधर की सीट सुशील कुमार रिंकू जी चुनाव लड़ रहे हैं। सुशील कुमार रिंकू जी पिछले बार आप पार्टी के सांसद थे। अभी 23 में जो वहां उपचुनाव हुआ था उसमें वो आप पार्टी से जीत कर गए थे। पूरे देश में एकमात्र लोकसभा की सीट जो आपकी थी उसमें सुशील कुमार रिंकू जी थे। वो आप छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। उस सीट को वो जीत रहे हैं। इसी तरह फरीदकोट में हंसराज हंस जी जो गायक है, सूफी गायक, वो लड़ रहे हैं। उसमें भी कोई शंका नहीं है। ये जो 6 सीट मैंने बताया, ये 6 सीट में हर हालत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। 6 तो जीत रही है। उसके बाद जो 7 सीट बचे, 7 सीट में से 3 सीट में कड़े संघर्ष हैं और उसमें तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। इस प्रकार 13 में 9 सीट जीतने की पूरी चांस भारतीय जनता पार्टी की है। 9 नहीं भी जीते, मेरा 7 या 8 जीतेंगे ही पंजाब में। मेरा वो 7 सीट मैं मान रहा हूं उसको। हाँ, पंजाब 7 सीट, 7। हाँ, निश्चित रूप से 7 सीट तो निश्चित रूप से जीतेंगे। 7 से ज्यादा भी हो सकता है। ये तीनों प्रांत का ये एनालिसिस है मेरा। तो वहां से अपन आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में पिछले दोनों चुनाव में 5 सीट है उत्तराखंड में। पांचों सीट दोनों चुनाव में बीजेपी जीती है और अभी भी मेरा अनुमान है और विश्लेषण है, आकलन है, पांचों में पांचों सीट जीतेगी। और उसके साथ आ जाते हैं भारत के महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश, जहां 80 सीट हैं। तो 2014 के चुनाव में बीजेपी 72 सीट जीती थी और 2019 के चुनाव में 62 सीट जीती थी। और 2019 के चुनाव में भाजपा 62 और सहयोगी दल जो थे वो 2 सीट जीते थे। लेकिन अभी मेरा अनुमान है उत्तर प्रदेश में 72 सीट बीजेपी जीतेगी और सहयोगी 4। मैं मान रहा हूं 4-5, सहयोगी 5 सीट। 72 और 5, 72 और 5 हो गया 77। 72 5 77 हो गया और 3 सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है, मेरा ऐसा मानना है। वहां पे कांग्रेस को मैं 0 मान रहा हूं उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के बारे में तो पटेल जी कहीं कोई शंका नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी उस बात को बोल रहे हैं, विरोधी भी बोल रहे हैं। सारे यूट्यूबर्स, सारे चैनल एक स्वर में कह रहे हैं कि उत्तराखंड के 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। थोड़ा सा बहुत ज्यादा जो विरोधी हैं वो 1-8 सीट के बारे में कहते हैं कि 1-8 सीट में संघर्ष है, पर कहीं कोई संघर्ष नहीं है। 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जीत रही है। जो 80 सीट उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के 80 सीट में से 78-79 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही। जो मोहन यादव जी का फैक्टर काम किया है उत्तर प्रदेश में, और मोहन यादव जी ने जो एक बात कही है कि कौन से यादव को ये अखिलेश यादव टिकट देता है, अपने परिवार के अलावा किसी यादव को टिकट दिया है क्या? ये बात जो यादवों को पिंच किया है, उसके कारण यादव का अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। जातिगत समीकरण को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साधा है उत्तर प्रदेश में, वो काबिले तारीफ है। उस चुनाव से भी, 14 के चुनाव से भी ज्यादा जातिगत समीकरण भारतीय जनता पार्टी का सदा है उत्तर प्रदेश में। और 14 में राम मंदिर का कोई मैटर नहीं था। अभी राम मंदिर उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैटर है। भगवान राम प्रतिष्ठित हो चुके हैं, 500 साल बाद मंदिर में गए हैं। योगी जी का सुशासन, माफिया राज का अंत, माफियाओं का एनकाउंटर, कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति, सारे लाभार्थी योजना जो केंद्र के हैं इसका 100% इम्प्लीमेंटेशन, वो हर जो योजना पूरी हुई है वहां उसका लाभार्थियों का बेनिफिट, मोदी जी का मैजिक, मोदी जी के प्रति लोगों का अगाध श्रद्धा, इन सारे बिंदुओं को अगर हम जोड़ें तो 80 का 80 भारतीय जनता पार्टी जीते तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पर 78-79 सीट भारतीय जनता पार्टी की, 77 से 79 सीट भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से आएगी सहयोगियों के साथ एनडीए का। तो मेरा भी वही मानना है कि 72 बीजेपी और 5 जो सहयोगी हैं, जो लोक दल चरणजीत सिंह जी के पार्टी जो है अजीत सिंह की, वो और 3 और जो सहयोगी हैं अपने
आरएलडी, निषाद, हाँ आरएलडी, आरएलडी निषाद अनुप्रिया, पार्टी और राजभर जी के पार्टी और अनुप्रिया पटेल जी के पार्टी। हाँ। तो मैं भी वही 72, 5, 77 मान रहा हूँ। 3 मैं मान रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को मिल जाए। हाँ, 2 या और 3। कांग्रेस और बीएसपी 0 है वहां अभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वहां से आ जाते हैं बिहार। बिहार जी। में 40 सीट है और पिछले चुनाव में भाजपा को 19 के चुनाव में 17 सीट और जनता दल यूनाइटेड को मिला था 16 सीट और रामविलास पासवान जी के जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उसको मिला था 6 सीट और कांग्रेस को 1 सीट। तो 17 में बीजेपी अभी भी लड़ रही है। 17 में 17 सीट बीजेपी की वहां आनी ही है। सहयोगी दलों को जो मिला है 23 सीट, उसमें मैं मान रहा हूं कि 17 और 18 17 और 18 17 18 हो गया 35 सीट बीजेपी लीड गठबंधन वहां जीतेगी। 17 बीजेपी और 18 सहयोगी पार्टी, सभी सहयोगी जो 3-4 सहयोगी पार्टी हैं। और मैं मानता हूं कि 1 सीट कांग्रेस और जो अन्य जो उनका जो है गठबंधन करके 5 सीट उनको मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बिहार के बारे में आपका क्या मानना है, बताइए। बिहार के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी 17 सीट में चुनाव लड़ रही है, उसमें किसी को कोई शंका नहीं है। वो 17 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 19 में भी 17 सीट थी। भारतीय जनता पार्टी की सीट में कहीं कोई कमी नहीं। चिराग पासवान के 5 सीट में किसी को शंका नहीं है, वो 5 की 5 जीतेगी। मांझी जी का सीट मांझी जी जीतेंगे। जो कुशवाहा जी हैं, लोग कहते हैं उसमें संघर्ष है, पर उसमें भी कहीं कोई संघर्ष नहीं है। कुशवाहा जी भी वो सीट जीत रहे हैं। लोगों को लगता है जेडीयू के सीट में कुछ कमी आएगी, क्योंकि नीतीश के बारे में बार बार दल बदलने के कारण उनकी विश्वसनीयता में कमी आई है। ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं। पर वहां के जो वोटर्स हैं, उनसे अगर कोई चर्चा करे तब पता चलता है कि उनको कैंडिडेट कौन है इस पर कोई मतलब नहीं, दल कौन सा लड़ रहा है इस पर कोई मतलब नहीं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बिल्कुल क्लियर। मोदी जी को तीसरी बार की पारी नहीं देनी है। ये बिहार में 2 मुद्दे काम कर रहे हैं। आरजेडी और उसके वोटर्स कह रहे हैं कि तीसरी पारी नहीं देना है, और मतदाता जो है वो कह रहा है कि नहीं, तीसरी पारी मोदी जी को देना है। कौन कैंडिडेट है हम नहीं देखेंगे। वो नीतीश का कैंडिडेट है कि पासवान का कैंडिडेट है कि मांझी का कैंडिडेट है कि कुशवाहा है कि भाजपा है कि अन्य कैंडिडेट है, कोई लेना देना नहीं। मोदी जी के नाम पर 35 से ऊपर सीट हम जीतेंगे ही। किसी भी प्रकार की वहां कोई शंका नहीं है बिहार के बारे। तो मेरा भी वही 35 अनुमान है, 17 और सहयोगी जो 18। अब आ जाते हैं बंगाल और उड़ीसा, दोनों को एक साथ आगे पीछे करेंगे। बंगाल में पिछले चुनाव में बीजेपी को मिला था 18 सीट और ममता बनर्जी के टीएमसी को 23 सीट और 1 कांग्रेस। तो मेरा अनुमान है 28 सीट तो बीजेपी निश्चित जीत रही है। 42 में 28 सीट, और कांग्रेस को जो 1 सीट मिली थी वो भी अभी नहीं मिलेगी। और बाकी मेरा मानना है कि टीएमसी जीत सकती है। हाँ, 28, 14, 12 से 14 जी, ऐसा मेरा मानना है। और उड़ीसा जो है, उड़ीसा में अपना जो मैंने बीजेपी का पिछले चुनाव में था 8 सीट, 13 बीजेडी और 1 कांग्रेस। तो अभी मेरा विश्लेषण और अनुमान है 17 सीट कम से कम बीजेपी जीतेगी और 3 सीट बीजेडी जीत सकती है। आपका क्या है ओपिनियन? इसका तो चर्चा भी कर चुके हैं। चर्चा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर अब किए हैं। और उस दिन जिस दिन चर्चा किए थे उसके बाद भी 2 चरण के चुनाव और हुए हैं। हम 2 चरण के पहले चर्चा किए थे। इस चुनाव के बाद मैं और आश्वस्त हूं, क्योंकि मैं उड़ीसा में जो 4 चरण के चुनाव हैं उसमें 3 चरण में मैं रहा हूं और 4थे चरण में कल जा रहा हूं। उड़ीसा के मैं कलाहांडी में रहा, मैं कोरापुट में रहा, मैं नवरंगपुर में रहा, मैं बरगढ़ में रहा, मैं संबलपुर में रहा। जो चुनाव हुए 3 चरण के, 4थे चरण में मैं बालेश्वर जा रहा हूं कल। उड़ीसा का तो चप्पे चप्पे पे मेरा चुनाव प्रचार में जाना हुआ है। छत्तीसगढ़ के सभी चरणों में मैं रहा।
मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं, जो चुनाव के 6 चरण संपन्न हुए हैं और उड़ीसा में 3 चरण समाप्त हुआ है, चौथा चरण बाकी है। इन 3 चरणों के रुझान के बाद मैं कह रहा हूं कि अपन 18 सीट से कम कहीं नहीं है। क्लीन स्वीप करें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक तरफा लोगों के उड़ीसा के बारे में ये कहना है कि उड़ीसा में लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे सारे लोग, विधानसभा में लोगों को कंफ्यूज है, लेकिन विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बढ़त आएगी, सरकार बनेगी। पर लोकसभा के मामले में उड़ीसा में कहीं शंका नहीं है। हर कोई वोटर, प्रत्येक वोटर एक वोट अगर संघ को भी दे रहा है विधानसभा में, तो वो भी लोकसभा में बीजेपी के पद्म फूल को दे रहा है, कमल फूल को दे रहा है। गुटे संघ गुटे पद्म उड़िया में कहते हैं। जो वोटर बीजेडी के और जो आम मतदाता हैं और बीजेपी के समर्थक हैं, वो तो एक तरफा दोनों में वोट दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम 18 सीट, 19 सीट, अब 20 सीट भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करें, 21 में इस प्रकार का क्लीन स्वीप हो जाए तो आश्चर्य नहीं करनी है। हम निश्चित रूप से उड़ीसा में बहुत अच्छे पोजीशन में रहेंगे। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी हम जिस दिन चर्चा किए थे उसके बाद भी कुछ घटनाएं घटी हैं पश्चिम बंगाल में, जो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को बैकफुट पे लाया है। एक तो उन्होंने जो रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थाओं के ऊपर आक्षेप लगाया और साधु संतों के बारे में कहा ये एजेंट हैं और ये हैं, उससे साधु संतों का रैली निकल रहा है, उसके विरुद्ध वो आंदोलन कर रहे हैं और सड़क में आकर के उतरे हैं साधु संत। और जिस प्रकार ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण पर लगी हुई है, हिंदुओं के तीज त्योहार पे किसी प्रकार का दंगा फसाद कराना, हिंदुओं के तीज त्योहार के लिए रूट नहीं देना, रास्ता जाने के लिए मुसलमानों को बढ़ावा देना, इससे वहां का हिंदू जनता बहुत त्रस्त है। संदेश खाली जैसे घटनाएं हुई हैं, साधु संतों का अपमान हुआ है और भ्रष्टाचार के जो बड़े मामले, नोटों का पहाड़ जो हमने लाल नोटों का, हरे नोटों का पहाड़ देखा, लाल पहाड़ एकदम नोटों का बंडल, पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगी, उसके गर्लफ्रेंड, ये जो परिस्थितियां बनी उसके कारण पूरी तरह से बंगाल की जनता ममता बनर्जी से और टीएमसी से रुष्ट है। दूसरी बात, हम 18 सीट जीते थे, उस समय शुभेंदु अधिकारी जी थे ममता बनर्जी के साथ और शुभेंदु अधिकारी जी के आने के बाद जो शुभेंदु अधिकारी का क्षेत्र है जहां स्वयं ममता जी हारी, वहां के 4 सीट को टीएमसी जीती थी। अभी वो चारों सीट, शुभेंदु अधिकारी इधर है, वो चारों सीट भी हम जीत रहे हैं जो टीएमसी का सीट था। तो इस प्रकार वहां तो परिस्थिति ऐसी है कि कितना हम आगे बढ़ेंगे उसकी कल्पना आप रिजल्ट नहीं बताएगा, पर किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी वहां 30 सीट से कम होगा ही नहीं, 30 से ऊपर की ही बात करेंगे आप। ये स्थिति है जो अभी परिस्थिति बदला है उसके अनुसार। बंगाल में पोलराइज भी हो गया है पूरा, बिल्कुल। हाँ, हिंदू लोग एग्रेसिव रूप से बीजेपी को वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़े बात, ममता बनर्जी जो बौखलाई हुई हैं, वहां जो फॉल्स वोटिंग कराती थी, वो फर्जी वोटिंग कराती थी, वो बुरका में जो जाते थे वोटर तो टीएमसी के गुंडे होते थे, वहां बूथ कैप्चरिंग होता था। इस बार चुनाव आयोग ने सेंसिटिव पोलिंग बूथ के नाम पर बहुत सारे ऐसे हमारे रिजर्व फोर्स के लोग हैं जो किसी प्रकार के मतदान को फॉल्स या फर्जी होने नहीं दे रहे हैं। उसके कारण बौखलाए हुए लोग आप देखे होंगे कल के चुनाव में भी और हर चरणों में भी टीएमसी कार्यकर्ता पोलिंग बूथ के बाहर गुंडागर्दी कर रहे हैं, पोलिंग बूथ के अंदर कोई जा नहीं पा रहा है। चुनाव आयोग की दक्षता और चुनाव आयोग की सक्रियता ने इस बार ममता जी को विचलित किया है कि उनका फर्जी वोट नहीं हो पा रहा है। जो वोट हो रहे हैं वो वास्तविक वोट हो रहे हैं और वास्तविक मतदाता जा रहा है और मत प्रतिशत भी कम नहीं है, वहां 80% के आसपास मतदान हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी 30 से ज्यादा सीट जाएगी, 35 चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से एक पूरे नॉर्थ ईस्ट को ले लेते हैं, उत्तर पूर्व को। जी। तो अरुणाचल में 2 सीट है और पिछले चुनाव 19 के चुनाव में दोनों सीट बीजेपी जीती थी। अभी दोनों सीट क्लियर कट बीजेपी जीत रही है। आसाम में 13 सीट है, तो 14 सीट है। तो पिछले चुनाव में बीजेपी जीती थी 9 सीट
मेरा मानना है कि इस चुनाव में 10 सीट बीजेपी जीतेगी और यूडीएफ जो है, वो मुस्लिम पार्टी है यूडीएफ, वो 1 सीट जीत सकती है और 2 सीट जीत सकती है कांग्रेस। और एक असम गण संग्राम परिषद को दिए हैं, गठबंधन है बीजेपी के, तो 10-11 लगभग बीजेपी को हो जाएगी, 10 सीट बीजेपी की और एक सहयोगी, और बाकी कांग्रेस और यूडीएफ में बढ़ जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। और मणिपुर के जो 2 सीट है, पिछले बार 1 सीट बीजेपी जीती थी, एक कांग्रेस जीती थी। अभी भी मेरे को लग रहा है, क्योंकि वहां जो अभी 2 जातियों के बीच संघर्ष चल रहा है, उसमें कांग्रेस एक पक्ष लेके थोड़े माहौल बनाई है, तो 1 सीट उसकी बरकरार रहेगी, एक बीजेपी तो जीतेगी जीतेगी। नागालैंड और मिजोरम को तो बीजेपी ने सहयोगियों को दे दिया है। यहां से आ जाएंगे सीधा त्रिपुरा। त्रिपुरा में दोनों सीट पिछले बार बीजेपी जीती थी, दोनों में दोनों सीट बीजेपी जीत रही है। मेघालय की जो 2 सीट है, उसमें संगमा के पार्टी को भाजपा ने 1 सीट दिया है, 1 सीट अपने पास रखा है। तो मेघालय में पिछले दोनों सीट माने संगमा की कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी में गई थी, उसमें से 1 सीट बीजेपी में आ रही है। तो आप इसके बारे में अपना व्यू बताएं। इसमें निश्चित रूप से असम में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी 12 सीट जीतेंगे और हेमंता बिस्वा शर्मा जी की जो लोकप्रियता है वो असम में सीमा पार है, अभी एकदम जोरदार उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और जिस प्रकार के कार्रवाई हो रहे हैं, किसी प्रकार का लाग लपेट नहीं, राष्ट्रवादी तत्वों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी तत्वों को पूरी तरह से डेमोलाइज किया जा रहा है। उसके कारण पूरी तरह से लोग असम के हेमंता जी के साथ हैं और वहां 12 सीट, 14 में से 12 सीट सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की आएगी। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीट आएगी, त्रिपुरा में भी हम पूरी की पूरी सीट लेंगे। मणिपुर में निश्चित रूप से अपने को लगता है कि मणिपुर में जो वायलेंस हुए हैं उसके कारण 1 सीट जाएगी, ये लोगों का अनुमान है। पर मेरा इसमें दूसरा मानना है, मेरा व्यू इसमें अलग है। वायलेंस के कारण ध्रुवीकरण दोनों तरफ से हुआ है। हाँ, हुआ है। और जो 2 जाति हैं उनमें ध्रुवीकरण हुआ है और जो विक्टिम बताए जा रहे हैं, जिनको पीड़ित बताए जा रहे हैं, वो संख्या के बल पर सीट ले लेंगे ऐसा नहीं लगता। और वो विक्टिम नहीं है, शुरुआत उन लोगों ने किया था। हाँ, नहीं, कुकी को बोल रहे हैं। हाँ, कुकी और मतई उसमें किसी भी हालत में सीट गंवाएंगे ऐसा नहीं लगता मेरे को। मणिपुर ही मुंह में उनका तमाचा देगा विरोधियों का कि मणिपुर करके जो चिल्लाते हैं, कहीं भी मणिपुर बोलते हैं, मणिपुर का दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके करारा तमाचा भी विरोधियों के गाल पर पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट और जो सहयोगियों को दिए हैं उसमें सहयोगी जीतेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, संगमा की 1 सीट संगमा जी की पार्टी जीतेगी और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी। तो वहां से आ जाते हैं सीधा झारखंड। झारखंड में पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी 11 और अभी पिछले चुनाव में 12 सीट जीती थी। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक कांग्रेस को गई थी। तो मेरा मानना है कि अभी भी 12 में 12 सीट जीतेगी झारखंड में बीजेपी, और 1 सीट कांग्रेस को जा सकती है, एक झारखंड को, वही स्थिति रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। बाकी मोदी जी का लोकप्रियता बढ़ा है वहां भी। निश्चित रूप से मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, और जो वहां छापे पड़े हैं और वहां जो नोटों के बंडल मिले हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। वहां जो शराब माफिया, जो संबलपुर में जिसका शराब का व्यापार था उड़ीसा में, और करोड़ों के नोट के बंडल मिले और गिनने के लिए मशीनें थक गई। और ये करप्शन का जो मामला है वो वहां कांग्रेस को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को डैमेज किया है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, और वहां मेरे को नहीं लगता कि कोई सीट वो लोग जीत पाएंगे, पर 12 सीट से कम किसी भी हालत में नहीं होगा झारखंड में। ये अकाट्य सत्य, 12 सीट निश्चित रूप से।
और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक एपिसोड में उसी को चर्चा भी किए हैं अपन। मैं मान रहा हूं कि मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीट पिछले बार भी जीती थी, अभी भी 28 सीट आएगी। छत्तीसगढ़ में पिछले 11 में 9 सीट जीती थी भाजपा और 11 में 11 सीट जीतेगी छत्तीसगढ़ में बीजेपी। और मध्य प्रदेश में मैं 1 सीट दे रहा हूं अन्य को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो। निश्चित रूप से आप कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के सीट को गिन रहे हैं कांग्रेस में, पर मैं उसके बारे में आपको कहता हूं कि पिछले बार भी बोला जाए, हाँ पिछले बार जीते थे, इस बार भी आपका जो 1 सीट दे रहे हैं उसी को बोल रहे होंगे आपकी वो सीट आएगी। और मेरा इसमें कहना है कि नकुलनाथ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इस बार। एक बार कमलनाथ जी की पत्नी को सीट मिला था, हवाला कांड में कमलनाथ जी आए थे, तो उसके बाद वो जब हवाला से बरी हुए तो पत्नी को इस्तीफा दिलाया और वो बाई इलेक्शन लड़े। भारतीय जनता पार्टी में सुंदरलाल पटवा जी को लड़ाया और लोगों ने कमलनाथ को हराया और पटवा जी को जिताया था। एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बार हाँ, आप इस बार देखिएगा, इस बार नकुलनाथ जी चुनाव जीत पाना मुश्किल है। नकुलनाथ के काफी सहयोगी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं वहां छिंदवाड़ा में। आप देखे होंगे कि वहां का जो महापौर है वो चुनाव के दिन बोला कि मैं गलत हो गया था, मैं भाजपा में चला गया था, नकुलनाथ को वोट देना। ये होता है क्या कहीं? वो इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई है। और चुनाव के 8 दिन पहले तक तो 10 दिन पहले तक तो नकुलनाथ और कमलनाथ भी भाजपा में जाएंगे, ये चर्चा पूरे देश में चर्चा चला था। तो उनकी विश्वसनीयता पर भी कमी आई है। और 29 का 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में तो कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और छत्तीसगढ़ के बारे में तो कोई शंका ही नहीं है। 11 का 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, किसी भी हालत में कहीं भी किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है। 11 का 11 भारतीय जनता पार्टी। और उसमें हम लोग चंडीगढ़ को भूले हैं। चंडीगढ़ में जो पिछले दोनों चुनाव में भाजपा 1 सीट जीती थी, अभी भी जीतेगी। दिल्ली में सातों सीट मेरा मानना है बीजेपी जीतेगी। और वहां से ले लेते हैं अपन राजस्थान को। राजस्थान में पिछले 25 में 25 सीट बीजेपी जीती थी, अभी फिर 25 में 25 सीट बीजेपी जीतेगी। निश्चित रूप से अपन चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी के जीतने को कोई रोक ही नहीं सकता। जो नगर निगम की चुनाव हुए और उसमें जो बखेड़ा हुआ है वो चंडीगढ़ के लोगों ने देखा है। और बहुमत मतलब बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है नगर निगम में। आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े थे, दोनों मिलकर अपना बहुमत सिद्ध कर रहे थे और उसमें वो लड़ाई हुआ था। अभी भी दोनों अलग अलग हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी है, अभी चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के जीतने से नहीं रोक सकते कोई वहां। दिल्ली के 7 सीट जीतने का जो कारण है, कल जो चुनाव हुआ उसमें लोगों ने देखा कि किसी भी तरह से कांग्रेस के वोटर आपके कैंडिडेट को वोट देने को तैयार नहीं है, आपके वोटर कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देने को तैयार नहीं है। अगर वो वोट देने निकले हैं, यदि आपका वोटर है और आपका कैंडिडेट नहीं है, वहां कांग्रेस और बीजेपी हैं, तो आपका वोटर भी बीजेपी की तरफ मतदान किया है। कांग्रेस के वोटर वोट देने निकले हैं, आपका कैंडिडेट है तो आपको वोट नहीं दिए हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट यदि नहीं है वहां तो वो बीजेपी को वोट दिए हैं। या वो मतदान करने ही नहीं निकले हैं। आपके कैंडिडेट जहां है वहां कांग्रेस के मतदाता मतदान करने कम निकले, जहां कांग्रेस के कैंडिडेट वहां आपके कार्यकर्ता मतदान करने कम निकले। और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है। आपके करप्शन, उसके सारे नेता जेल में हैं। शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, शीश महल घोटाला, जनता समझती है इन सारी बातों को। क्लीन स्वीप है वहां 7 का 7 सीट भारतीय जनता। और राजस्थान में भी 25 में 25। राजस्थान में भी 25 सीट से ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी 25 सीट तो पाएगी। 26 भी हो जाएगा तो 26 भी हो सकता है। वो राजस्थान में 25 है, सीट ही 25। अच्छा 25 राजस्थान की बात कर रहे हैं, 25 है पूरी सीट। अच्छा, यहाँ हरियाणा छुट्टी है उत्तर में। हरियाणा में पिछले चुनाव में 10 में 10 सीटें जीती थी बीजेपी, और मैं वहां पे बीजेपी को 8 सीट दे रहा हूं, 2 सीट कांग्रेस को दे रहा हूं।
हाँ, अभी जो समर्थन वापसी और इसका जो बखेड़ा हुआ है, उसके कारण लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम हो जाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि वहां कोई सीट कम होगी। वहां सैनी जी के आने के बाद फिर जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, खट्टर जी लड़ रहे हैं चुनाव, निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और आप 8 मान रहे हैं, मैं तो 10 का 10 सोच रहा हूं, पर 8 भी हो तो कोई वो नहीं है, वहां 8 से 10 के बीच में वहां आएगी सीट। और अभी नेक्स्ट ले लेते हैं गुजरात और महाराष्ट्र को। गुजरात में पिछले चुनाव में 26 में 26 सीट जीती थी बीजेपी, अभी भी सेम स्थिति 26 में 26 रहेगी। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में बीजेपी 24 सीट में लड़ी थी 48 में और 23 सीट जीती थी। शिवसेना सहयोगी थी, वो 19 सीट में लड़ी थी, 18 सीट में जीती थी और बाकी अन्य सहयोगियों को दिया गया था। तो अभी बीजेपी 28 सीट में लड़ रही है, 25 सीट में मान रहा हूं बीजेपी का निश्चित तय है। 48 में 25 सीट बीजेपी का जीतना तय है। और जो सहयोगी दल हैं, शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो राष्ट्रवादी शिवसेना को 15 सीट मिली है वहां पे, तो 15 में मैं मान रहा हूं 10 सीट में भी जीतेगी। और अजीत पवार को जो 3 सीट दिया गया है उसमें 2 सीट अजीत पवार जीतेंगे, बाकी एक अन्य सहयोगी हैं भाजपा के, वो जीतेंगे। तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी और सहयोगी मिलके 40 सीट से कम नहीं जीत रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 28 पर लड़ रही है और 28 में से 28 भी जीते तो आश्चर्य नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा के प्रति कहीं कोई नाराजगी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना के लोग भी वोट दे रहे हैं, एनसीपी के लोग भी वोट दे रहे हैं। हाँ, विवाद का विषय जो करते हैं कि कौन सा असली एनसीपी है और कौन सा असली शिवसेना है। जो चुनाव आयोग ने है असली शिवसेना तो एक नाथ शिंदे जी को माना है, चुनाव चिन्ह भी दिया, पार्टी भी दिया, एनसीपी को भी अजित पवार जी को दिया, ये चुनाव आयोग ने दिया। अब निर्णय होना है लोग क्या बोलते हैं। पर आप देखिएगा सुप्रिया सुले भी हारेगी चुनाव, वहां अजित पवार की पत्नी जीतेंगी और वो जो 3 सीट है तीनों सीट जीतेंगे अजित पवार जी। सारे वरिष्ठ नेता अजित पवार जी के साथ हैं। एनसीपी में केवल शरद पवार जी रह गए हैं, बाकी सारे नेता इधर आ गए। एनसीपी के वोटर्स भी, मराठा वोटर्स भी अजित पवार जी के साथ हैं। अच्छा, एक चीज, हाँ, कल अपन चर्चा में ये सेपरेट एक एपिसोड में चर्चा की है, ये चर्चा नहीं कर पाया था। मैं आपको कल मतलब मैंने ऐसे चर्चा करूंगा करके सोच रहा था कि देखिए, ये जो उद्धव ठाकरे और उसके सुपुत्र दोनों अभी बोले हैं कि हम भाजपा के साथ देने के लिए तैयार हैं और हम साथ में रहना चाहते हैं। इसमें इनका रणनीति है और ये समझ गए हैं कि बीजेपी फिर थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आ रही है, तो इनका रणनीति है कि एक लालच है कि फिर शामिल होके कुछ सरकार में शामिल उसी बयान के आधार पर मैं कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों इस बात को समझ रहे हैं कि अगर वोट मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है बोलने से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे बोलने से ही उसके वोटर उसको वोट देंगे, नहीं तो उसके कोर वोटर भी उसको वोट नहीं दे रहे हैं, इस भय से बोल रहे हैं। पर इस बात को लोग समझ रहे हैं कि जो आदमी समझौता करके फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात सारे मंचों में घोषणा करके चुनाव लड़ा था, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के लिए नट गया, तो आज केवल वोट के लिए बोल रहा है। ये बात वहां की जनता समझ रही है और उद्धव ठाकरे को वोट नहीं दे रही है। उसी बात से पता चलता है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का कि उसके पक्ष में वोटर नहीं है, वो मोदी जी के नाम से वोट पाना चाहता है। पर एक नाथ शिंदे जी के साथ वोटर है, वो अच्छे वोट जीतेंगे, 15 में अच्छी संख्या जाएगी उनकी, 10 से भी ज्यादा जा सकती है। और अठावले जी भी जीतेंगे, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 48 में 40 से ज्यादा सीट जीतेगी। 40 सीट तो आप मान ही लीजिए सहयोगियों के साथ, और 48 में 40 से कम किसी भी हालत में नहीं होगा महाराष्ट्र में।
गुजरात के अब बारे में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हाँ कोई वो गुजरात में है ही नहीं। 26 का 26 सारे लोग बोल रहे हैं और एक तरफा है, उसमें कहीं किसी को कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से आ जाते हैं अपन दादर नगर हवेली। पिछले चुनाव में भी बीजेपी जीती थी, एक सीट है इस बार केंद्र शासित, अभी भी बीजेपी जीतेगी। पक्का उसके बाद जीतेगी। अपन आ जाते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में भी चर्चा किए हैं अपन। कर्नाटक में मैं बीजेपी को दे रहा हूं 23 सीट। 25 में लड़ रही है बीजेपी, 23 सीट दे रहा हूं मैं। और जनता दल सेकुलर जो देवगौड़ा जी का पार्टी है, उसको 3 सीट दिए थे बीजेपी वाले, तो 3 में वो 2 सीट जीतेंगे। तो समझ लीजिए मैं मान रहा हूं कि कांग्रेस को 3 सीट कम से कम मिलेगी वहां पे। वहां सरकार भी है और 25 सीट लड़ रही है, उसमें 23 सीट बीजेपी के जीतना तय है। वहां की हाँ जो निश्चित। माहौल, प्रधानमंत्री जी के प्रति लगाव, सबको देखेंगे आप तो जो 28 सीट है कर्नाटक में, उसमें समझ लीजिए सहयोगी मिला के 25 सीट भाजपा के है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पिछले प्रदर्शन से कमजोर नहीं रहेगी वहां। एक तो जो एंटी इनकम्बेंसी हुआ है कर्नाटक में, वो लोगों ने देखा है। वारंटी के नाम पर जो बात करके उन लोगों ने सरकार बनाई, और जेडीएस का भी समर्थन था उनको, और जेडीएस का अंदर से समर्थन था, लड़ तो अलग रहे थे। और अभी जेडीएस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बोकालिंगा का वोट जो जेडीएस को जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को आया, और जेडीएस भारतीय जनता पार्टी का वोट जेडीएस को गया, जहां समझौता में लड़े हैं। 2 दल एक साथ होने के बाद कर्नाटक में किसी भी हालत में दूसरा दल नहीं जीत सकता, वहां का परिस्थिति ये है। और दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री और डी शिवकुमार के बीच में लड़ाई है, वो भी है। यद्यपि वो दोनों एक साथ काम करते दिख रहे हैं अभी, पर उनकी लड़ाई को कौन नहीं जानता, आपस की लड़ाई है। तो जहां मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, वहां शिव कुमार के समर्थक उनके विरोध में है, जहां शिव कुमार के कैंडिडेट है, मुख्यमंत्री के समर्थक उनके विरोध में है। आपस में कांग्रेस में ये स्थिति भी है। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के दोनों के मिलने के बाद, और खास करके पिछले बार भी, जब इस चुनाव के पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी वहां, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो भी भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीती थी, बहुत सारी स्थिति अच्छी थी। तो इसलिए कांग्रेस की सरकार विधानसभा में बन गया, इसलिए वहां का वोटर लोकसभा में उनके साथ जाएगा, ये है ही नहीं। वहां भी अपन अच्छे लेंगे, 25-26 सीट अपन निश्चित रूप से जीतेंगे। अब वहां से आ जाते हैं अपन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को एक साथ ले लेते हैं, जो एक 2 एपिसोड में चर्चा भी कर चुके हैं। और तेलंगाना में मैं मान रहा हूं कि बीजेपी 10 सीट जीतेगी 17 में। तेलंगाना में 17 सीट है। पिछले 19 के चुनाव में बीआरएस 9 सीट जीती थी, अभी वो 0 है। बीजेपी 10 सीट, कांग्रेस को मान रहा हूं 5 सीट में, और 1 सीट जो ओवैसी के पार्टी को मान रहा हूं मैं। तो इस तरह से 17 सीट में 10 सीट बीजेपी जीत रही है। हो सकता है 1 सीट में बीआरएस आ जाए, तो 17 में 10 सीट मैं मान रहा हूं बीजेपी को, और कांग्रेस को 5 मान रहा हूं तेलंगाना में। और आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6 सीट में 25 में 6 में लड़ रही है, और तेलुगु देशम 15 सीट में लड़ रही है, और 4 सीट में जन नायक जनसेना पार्टी लड़ रही है, क्षेत्रीय पार्टी। तो वहां बीजेपी 5 सीट तो जीतना है 6 में। और टीडीपी जो है तेलुगु देशम पार्टी, वो कम से कम 12 सीट में जीतेगी, और जन नायक जनसेना जो पार्टी है वो 4 में 4 जीत सकती है, उसकी वोट बैंक भी बहुत अधिक थी। तो इन दोनों राज्यों के बारे में आपका क्या विचार है, बताइए। नहीं, निश्चित रूप से अपन आंध्र प्रदेश के बारे में तो कहीं कोई शंका नहीं है। वाईएसआर की जो जगनमोहन रेड्डी जी की पार्टी है, वो उनके पिताजी के लोकप्रियता के कारण जीत रहे थे। फिर अभी तेलुगु देशम का जो चंद्रबाबू नायडू है, वो एनडीए छोड़ने के बाद जो गति हुई उनकी, उसको समझ रहे हैं।
मतदाता तो किसका किसका, उनके नेता भी किसके, उनके राज्यसभा के सदस्य भी भाजपा में आ गए। वो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे, पर उनको समझ में आया और वो अभी भारतीय जनता पार्टी का समझौता किए। एक तरफा क्लीन स्वीप हमारा तीनों का संगठन जो गठबंधन हुआ, जनसेना वाला, जननायक वाली पार्टी और टीडीपी, आपके तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों मिलके अच्छे सीट लेंगे वहां से। मतलब क्लीन स्वीप भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, 2-3 सीट वाईएसआर ले सकता है वहां, मेरा अनुमान है। कल के चर्चा में उसको भूल गए थे, वहां विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है 175 सीट। हाँ, विधानसभा का भी चुनाव है। विधानसभा में तेलुगु देशम की सरकार बनेगी वहां। गठबंधन जीतेगी। वहां तेलुगु देशम की सरकार बनेगी। 100% तेलुगु देशम की सरकार वहां बन रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। माने सहयोगी दल के से मिलकर सरकार भी बीजेपी के साथ गठबंधन में बनेगी वहां। और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ग्रोथ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सीट के, हाँ, निश्चित रूप से कर रही है, उसको आपका आकलन सही है उसमें। दूसरा तेलंगाना के बारे में जो बीआरएस है उसकी पूरी तरह सफाया होगी। और शराब घोटाले में दिल्ली में जो मामला आया और उसकी बेटी अभी जेल में है, उससे उसके करप्शन के कांड भी खुले, उससे वो कमजोर हुआ। और कांग्रेस का जो वोट सरकार बनी, उस पर हिंदुओं का वोट कांग्रेस को मिला था उस विधानसभा चुनाव में ज्यादातर वो बजरंगबली वाला मैटर भी आया था, देखे होंगे आप, और वो हनुमान जी वाला मैटर आया था, उसमें दोनों बात कर रहे थे हिंदुओं की। और उसमें जो मुख्यमंत्री जी हैं वो गौ माता का पूजा करके चुनाव प्रचार करने जाते थे लोगों को भरमाने के लिए। शपथ ग्रहण करने के पहले गौ माता की पूजा करके शपथ ग्रहण करने के, तो लोगों को लगा कि ये हिंदुवादी है और उसके कारण उसको मुख्यमंत्री घोषित किए थे। उसके कारण वो चुनाव में जीत गए सीट। पर जीतने के बाद आप देखिएगा, उन्होंने 4% मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण में कटौती करके मुसलमानों को दे दिया। इसलिए वहां का ओबीसी वर्ग बहुत ज्यादा नाराज है। उसके कारण कोर्ट में भी मामला गया। और हिंदुओं के मन में यह बात आया कि हम जो इसको ओवैसी के विकल्प के रूप में देख रहे थे कि थोड़ा सा हिंदुवादी है करके, वो तो हमारे साथ धोखा है, वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसलिए वो भी पूरा हिंदू समाज भाजपा की ओर आ गया है, जो भाजपा के कोर वोटर हैं। इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी अच्छी सीट लेगी, कांग्रेस 2 या 3 सीट लेगी, टीआरएस का सीट मिलना मुश्किल है। और ओवैसी का सीट भी माधवी लता जी के साथ जो लड़ाई हुआ है, उसको आप ओवैसी जीत ही जाएगा मत बोलिए, कांटे का टक्कर है। माधवी लता ने खूब टक्कर दिया है वहां। नहीं टक्कर दिया है, मुसलमानों की वोट ज्यादा है वहां, उसके कारण हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहेगा। और माधवी लता जीत जाए तो लोग आश्चर्य न करें, ये स्थिति। वहां से अपन आ जाते हैं केरल में मेरा मानना है कि अभी जो मोदी जी के लोकप्रियता, मोदी जी के कार्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर और कांग्रेस का लोकप्रियता, इन सब को मिला के 20 में मैं मान रहा हूं कम से कम बीजेपी को 3 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 7 सीट मान रहा हूं और वामपंथी गठबंधन को 8 सीट और अन्य जो हैं ये तो उनको 1-2 सीट। तो केरल में भी आज तक खाता नहीं खुला है भाजपा के, पहले बार खाता खुलेगा, 3 सीट कम से कम मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में तो कांग्रेस पिछले बार जीती थी और अभी भी कांग्रेस जीत जाए तो, क्योंकि वहाँ मुस्लिमों की मेजॉरिटी है और बीजेपी के आने की संभावना कम है। और अंडमान निकोबार में पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी जीती थी, अभी फिर बीजेपी जीत रही है। तो आपका व्यू बताइए। केरल में यूडीएफ और एलडीएफ ये केरल में आपस में लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के नाम पर गलबाहें मिला रहे हैं बाकी जगह। इस बात को जनता देख रही है। वहां एलडीएफ के लोग यूडीएफ के नाम पर ही खार खाए बैठे हैं।
और यूडीएफ के लोग एलडीएफ के नाम पर खार खाए बैठे हैं। और उनको जब लग रहा है कि ये यहाँ से तो लड़ रहे हैं और हम इनको वोट देंगे और जाने के बाद वहां एक हो जाएंगे, इसके कारण उनका वोट छिटका है एक दूसरे का। और आरएसएस का जो संगठन है केरल में, वो नीचे स्तर तक है, गांव तक है, गली तक है। और जो हत्याएं हुई हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उससे वहां का जनमानस आंदोलित है। साक्षरता के दर ज्यादा होने के कारण पढ़े लिखे लोग हैं केरल में। सारी राजनीतिक परिस्थितियों को, विदेश नीति को और भारत के रक्षा नीति को वो समझ रहे हैं। सुरक्षा के मामले में, विदेश के संबंध के मामले में भारत ने जो कदम उठाया है, इसके कारण शिक्षित मतदाता, चाहे वो किसी भी धर्म का, क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, वो इस बात को समझ रहा है, वहां का शिक्षित व्यक्ति। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां सीट लेगी। और वहां जो सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो लोग आश्चर्य करेंगे। केरल इस बार चौंकाएगा देश। दूसरी बात लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है आज तक, कांग्रेस जीतती है। पर एक बात ध्यान देना, अभी लक्षद्वीप गए थे प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले, और वहां लक्षद्वीप में उन्होंने मालदीव के बदले में लक्षद्वीप को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए वहां के समुद्र किनारे घूमे थे और वो समुद्र में वोटिंग भी किए थे। और वहां बैठ करके उन्होंने समुद्र के सीन को पूरे दुनिया को दिखाया था। और वहां पर्यटन के विकास के दृष्टि से क्या हो सकता है ये उन्होंने बताया था। और मालदीव जाने वाले लोग अब लक्षद्वीप जाने लगे। मालदीव का जो थोड़ा सा तकरार हुआ, वो चीन के तरफ गया और भारत विरोधी बात करने लगे, उसके कारण मोदी जी ने लक्षद्वीप को बढ़ाने का किया। तो केवल मालदीव के कारण लक्षद्वीप को बढ़ाने का कारण नहीं था, मोदी जी के हर कार्य में केवल एक तीर नहीं रहता है, उस तीर में कई शिकार होते हैं। लक्षद्वीप के वोटरों को भी साधने का उसमें बहुत बड़ा गणित था कि अगर पर्यटन बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो किसको मिलेगा? वहां के निवासी को मिलेगा। तो वहां के लोगों में एक भाव जगा कि अगर मोदी आएगा तब लक्षद्वीप बढ़ेगा, इसलिए मोदी को आना चाहिए। वो मुसलमान है कि हिंदू है ये नहीं देख रहा है, इसलिए लक्षद्वीप भी इस बार निश्चित रूप से मोदी के पक्ष में आएगा, आप देखिएगा। और अंडमान निकोबार में तो कहना नहीं, अंडमान निकोबार के जो विकास के कार्य हुए हैं और मोदी जी के कारण वहां सीटें बढ़ रही हैं। अटल जी के समय से ही वहां अच्छा पोजीशन बन रहा है और इस बार तो मोदी जी का लहर है वहां, तो इसलिए वहां की दोनों सीट आएगी। और लक्षद्वीप जो आप कल्पना नहीं कर रहे हो, मेरा मानना है मोदी जी के उस सफर के बाद लक्षद्वीप के मतदाता टर्न हुआ है। वो मुसलमान और हिंदू का भाव नहीं देख रहा है, वो अपना रोजगार देख रहा है, अपना व्यवसाय देख रहा है। पर्यटन की दृष्टि से मालदीव के जैसे लक्षद्वीप बनेगा, ये बात जो आया है वो वहां के लोगों को उत्साहित किया है। और वो ये समझ रहे हैं कि मोदी होगा तभी होगा, इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी के सीट जीतेंगे। और इसमें गोवा के दोनों सीट पिछले बार बीजेपी जीती थी, अभी भी दोनों में दोनों सीट, अभी भी निश्चित रूप से दोनों सीट जीतेंगे। हाँ, तो ये जो अपना जो विश्लेषण किए हैं, इसमें मेरे अनुमान से भाजपा को लगभग 267 सीट मिल रही है। 367 सीट, उसमें 10 प्लस माइनस हो सकता है। और मैं मैक्सिमम कांग्रेस को लिया हूं, 35 सीट आ रहा है उसका। 35 से 2-4 सीट इधर ऊपर नीचे हो सकता है। 35 सीट जो 2014 के चुनाव में मने इसको कांग्रेस को मिली थी 42 सीट और 2019 में 54 सीट। तो जो 2014 में 42 सीट मिली थी उससे भी कम सीट अभी रहेगी। ये विश्लेषण है और आप भी उससे सहमत हैं? तो नहीं, मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, आप 3-4 सीट बढ़ा रहा हूँ। आपके और मेरे विश्लेषण में 3-4 सीट का ही फर्क है। मैं लक्षद्वीप का सीट बढ़ाया हूँ, मैं बोल रहा हूँ लक्षद्वीप की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं मध्य प्रदेश की भी एक सीट नकुल नाथ वाला भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूँ और मैं उत्तर प्रदेश में भी एक सीट बढ़ा रहा हूँ। तो जो 370 मोदी जी ने कहा है, आपका 367 है, मेरा 371 जा रहा है। 4 सीट आपसे ज्यादा बता रहा हूँ। 371 सीट भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी और एनडीए को मिलाकर के 400 पार करेगी। इसको कोई रोक ही नहीं सकता। ये विश्लेषण का जो 422 लगभग 400 सीट से ऊपर जाएंगे, 422 425 तक जाएंगे मेरे हिसाब से। 425 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जाएगी
और कांग्रेस 35 से भी कम होगा भैया, अब देखना आप 35 तक, 35 हो जाए अभी तो चलो, लेकिन नहीं, 35 से कम जाएगी। मैं पूरा मैक्सिमम मिल सकता है, पूरा विश्लेषण करके 35 सीट बिल्कुल लाया हूँ। बिल्कुल, नहीं दोनों का लगभग दोनों का विश्लेषण बराबर है, 2-3 है, सीट में अंतर रहता है। है, कहीं कहीं आपका विश्लेषण में 1-8 सीट आप कम बता रहे हैं, और मैं, आप चूंकि हाँ, प्योर विश्लेषक हैं और मैं है। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, और मैं अंदर तक देख रहा हूं, इसलिए 2-3 सीट तो मेरे लिए छोड़ ही दीजिए आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 400 प्लस निश्चित हो रहा है। निश्चित रूप से सहयोगियों को मिला के निष्पक्ष रूप से भी अपन चर्चा कर रहे हैं तो 400 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जाएंगे। 422 से 25। हाँ, निश्चित रूप से कोई हम्म, रोक नहीं सकता इसको। तो पाणिग्राही जी, आपको धन्यवाद, नमस्कार। और व्यूअर्स नमस्कार भाई को साहब, भी धन्यवाद, नमस्कार। सभी और को नमस्कार। 4 तारीख के फिर मिलते हैं आपसे। बिल्कुल, 4 तारीख के दिन आप और हम मिलेंगे तो मैं ठीक रहूंगा, 3-4 सीट आपसे ज्यादा ही लेके रहेंगे। चलिए ना, ठीक ठीक है, उस दिन भी चर्चा करेंगे ना। करेंगे करेंगे, हाँ, बिल्कुल करेंगे।